नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कंप्लायंस मॉक पे। अब तक हमने 5 अलग-अलग पार्ट्स बना लिए हैं जिसमें हमने बीओसीडब्ल्यू एक्ट के बारे में कई सारे चैप्टर्स को कवर किया है। यानी कि बीओसीडब्ल्यू एक्ट के इतिहास को भी हमने डिस्कस किया, इसके बहुमूल्य डेफिनेशंस को कवर किए, रजिस्ट्रेशन क्या-क्या होंगे वो कवर किया, बिल्डिंग वर्कर के ये फैसिलिटीज क्या है वो कवर किया। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 ऑफ बीओसीडब्ल्यू एक्ट। इस चैप्टर में 3 विशेष सेक्शंस है। सेक्शन नंबर 44, 45, 46। 44 बोलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर क्या है? यहाँ पर 2 अलग-अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है एम्प्लॉयर को। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एम्प्लॉयर मेक श्योर करे कि इस एक्ट के तहत जो कुछ भी प्रोविजन प्रिस्क्राइब्ड है उसको कंप्लाई करे, किसी भी सूरत पे वह प्रोविजंस को ब्रीच नहीं करे जो इस एक्ट में लिखित रूप में मौजूद है। दूसरा प्रोविजन क्या दिया गया है सेक्शन नंबर 44 में? दूसरे प्रोविजन में लिखा गया है सेक्शन नंबर 44 के कि एम्प्लॉयर को नेसेसरी प्रिकॉशंस लेने होंगे टू प्रिवेंट दी चांसेस ऑफ एक्सीडेंट इन द हेल्थ ऑफ बिल्डिंग वर्कर। मतलब बिल्डिंग वर्कर के हेल्थ को सिक्योर रखने के लिए, उनके सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए जो कुछ भी नेसेसरी प्रिकॉशंस अपनाने हैं वो एम्प्लॉयर को लेने होंगे। तो ये था सेक्शन नंबर 44 ऑफ बीओसीडब्ल्यू एक्ट। आइए अब देखते हैं सेक्शन नंबर 45 ऑफ बीओसीडब्ल्यू एक्ट। सेक्शन नंबर 45 स्पीक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेज एंड कंपनसेशन। तो देखिए यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉयर के लिए वो है वेज की और कंपनसेशन की। तो एम्प्लॉयर जिस किसी भी बिल्डिंग वर्कर को हायर करता है या थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर हायर करता है, जिम्मेदारी बनती है कि उनको वेज मिले। याद रखिए वेज के बारे में हमने ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में बात कर लिया है। साथ ही साथ वेज क्या होता है इसके ऊपर भी हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो है, जो आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके वो लिंक क्लिक करके देख सकते हो। तो सेक्शन नंबर 45 जो कि बात करता है एम्प्लॉयर के रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ वेज एंड कंपनसेशन। तो अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर वहां काम कर रहा है तो उसे उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। ये जिम्मेदारी किसकी है? एम्प्लॉयर की। एवं यह वो सेक्शन है जहां पर लिखा हुआ है कि अगर किसी भी तरह का दुर्घटना होता है, किसी भी तरह का जान माल नुकसान होता है तो उसका जो कंपनसेशन है वो एज पर दी वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत कवर किया जाए। जी हाँ, इसी पर्टिकुलर सेक्शन के क्लॉज नंबर 2 में यानी सेक्शन 45 सब क्लॉज 2 में लिखा है बीओसीडब्ल्यू वर्कर, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शंस के जो वर्कर है, बिल्डिंग वर्कर जिसको हम कहते हैं, दे आर कवर अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। मेरे लिए अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। सवाल ये है कि क्या बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शंस के जो वर्कर है, जो बिल्डिंग वर्कर कहलाते हैं, अगर बीओसी क्या वह ईएसआई एक्ट में कवर है या नहीं? मीन्स दैट इज द बिल्डिंग वर्कर आर कवर्ड अंडर ईएसआईसी एक्ट और नॉट? तो जवाब अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर नहीं मालूम तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके बारे में एक लिंक दिया है, आप उसे जाके क्लिक करके चेक कर लीजिए, जवाब आपको मिल जाएगा। और अगर मिल जाए तो वापस आइएगा और फिर आंसर दीजिएगा। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों के पास सही आंसर है कि। अब आते हैं सेक्शन नंबर 46। सेक्शन नंबर 46 स्पीक्स अबाउट द नोटिस ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क। जी हाँ, यहाँ एम्प्लॉयर की ड्यूटी होती है कि विद इन 30 डेज वह बीओसी अधिकारी को नोटिस दे कि वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा है। यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक के कुछ सब क्लोजेस है, कुछ प्रोविजंस है या पैरामीटर्स है जो एम्प्लॉयर को करना होगा जब कभी भी वह किसी भी तरह का बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क इनिशिएट कर रहा है। एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो कंस्ट्रक्शन का नाम, उसका प्लेस, उसके ऑनर का नेम एंड एड्रेस, रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नेम एंड एड्रेस, कहाँ कम्युनिकेशन किया जाएगा इन केस ऑफ इमरजेंसी उसका नेम एंड एड्रेस देना होगा। साथ ही साथ कितने वर्कर काम करेंगे, किस किस स्टेज पे कितने वर्कर्स एक्सपेक्टेड है काम करने का, ये कंस्ट्रक्शन वर्क कब तक चलेगा, ये सारा इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयर को बीओसी अधिकारी के पास जमा करना होगा। एक बार जमा करने के बाद ये सारे इंफॉर्मेशन में अगर किसी भी तरह का परिवर्तन होता है, फॉर एग्जाम्पल हेड काउंट चेंज हो रहा है, नेचर ऑफ वर्क चेंज हो रहा है, एक्सप्लोसिव वर्क को कहीं पर स्टोरेज किया, वो स्टोरेज का लोकेशन चेंज हो रहा है, प्रोजेक्ट का नाम, बजट या फिर उसका ड्यूरेशन चेंज हो रहा है, तो
विद इन 2 वर्किंग डेज। तो विद इन 2 डेज एम्प्लॉय की ड्यूटी है कि इसके अमेंडमेंट इंफॉर्मेशन को इमीडिएटली BOCW के अधिकारी को बतलाए। तो इसी के साथ चैप्टर 9 समाप्त किया जाता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चैप्टर 9 भी समझ में आया होगा। छोटे छोटे टुकड़ों में ईच एंड एवरी चैप्टर मैं हर एक नए सेशन में, हर एक नए वीडियोस में आपके लिए ला रहा। अगर आपको और किसी एक्ट के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए, प्लीज कमेंट सेक्शन में वो भी बताइए मुझे, ताकि मैं जल्द से जल्द उन टॉपिक को भी टच करूं जिसके लिए आप जानकारियां खोज रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे किसी एक नए टॉपिक के साथ। और BOCW के बारे में और भी जानने के लिए आप बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी हम लगभग ये एक्ट तो कवर कर चुके हैं। अब इसके रूल फॉर्म के बारे में हम आगे भविष्य में बात करेंगे। तो प्लीज अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।